मुहासों का जैसे मैंने आपको बताया मेन रीज़न जो ऑयल सिक्रीशन है वो स्किन का ज़्यादा है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो ये है कि हमें फेस की जो क्लीनिंग है वो रेगुलर करनी है। तो एक जो भी फेस वॉश है जो उनकी स्किन टाइप के हिसाब से ऑयली स्किन के हिसाब से वो रेगुलर दिन में 2 से 3 बार, सुबह उठते ही, दोपहर में 1 बार, शाम को। गर्मियों में जैसे इस मौसम में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो 3 बार करें तो कोई नुकसान नहीं है। तो उससे क्या होता है कि वो आपका जो फेस पे ऑयल आया है वो क्लीन होता जाता है। तो वो क्लीन रहेगा तो आपके जो ऑयल ग्लैंड्स है वो ब्लॉक नहीं होंगे, या कोई कीटाणु वगैरह बन रहे हैं, डस्ट वगैरह आ रही है जो उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत एक्सेस हेयर फॉल है जब आपको लग रहा है कि आपके बाल पतले हो रहे हैं या थिनिंग हो रही है, या पर्टिकुलर एरिया से जा ही रहे हैं, जो वापस नहीं आ रहे हैं 3-4 महीने में। तो ऐसे केसेस में हम एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह को बेटर रहता है, ताकि हम एग्जैक्ट कारण आइडेंटिफाई कर पाएँ। फीमेल्स में बेसिकली ओवरीज़ होती है, जो अंडाशय होते हैं जिससे ओवम बनता है, तो वो उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। उसके कारण जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो गड़बड़ जाता है। तो क्या होता है, जो हार्मोन्स है, जब वो फीमेल वाले हार्मोन्स कम हो जाएँगे तो उसके कारण मेल हार्मोन्स फीमेल्स में प्रोमिनेंट हो जाते हैं। होते दोनों में हैं, मेल्स में, जेंट्स में, फीमेल्स में मेल हार्मोन्स दोनों में होते हैं। मेल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में बहुत कम क्वांटिटी होती है। तो ऐसे केसेस में पीसीओडी में क्या होता है, जब वो हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है तो जो हमारे बाल होते हैं फेस के, वो उन हार्मोन्स के कारण ग्रो ज़्यादा करने लग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक शेखर जोशी एक बार फिर हाजिर हूँ डॉक्टर डायरीज का एक बिल्कुल नया एपिसोड लेकर, जिसमें हमारे साथ में बीकानेर के प्रतिष्ठित डर्मेटोलॉजिस्ट, जिन्हें आप त्वचा रोग विशेषज्ञ के रूप में भी जान सकते हैं, जिनका अगर मैं आपसे परिचय करवाऊं तो आप हैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। अग्रवाल। और ये बीकानेर के कोठारी हॉस्पिटल में अपनी नियमित सेवाएं देते हैं। उसके बाद में इनके घर पे भी ये अपनी सेवाएं देते हैं। सर, आपका जो क्लिनिक है उसका नाम अगर आप डॉक्टर अग्रवाल्स 3D क्लिनिक्स, डॉक्टर अग्रवाल 3D क्लिनिक, जो कि शास्त्री नगर में शास्त्री है। नगर में है। बिल्कुल। तो बहुत सारी डिमांड आ रही थी युवाओं की भी, कि युवाओं से जुड़ी बातें भी हमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट को बुला के करनी चाहिए, क्योंकि युवाओं में कील मुहासों की प्रॉब्लम होती है, हुँ। उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स युवाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से बढ़ती उम्र में होती है। तो हुँ। आज इसके ऊपर ही हम डॉक्टर सौरभ अग्रवाल से एक डिटेल चर्चा करेंगे, ताकि युवाओं को भी एक अच्छी इंसाइट मिल सके। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि युवा अवस्था में या किशोर अवस्था में लोगों को जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, या जिनको कील मुहासों की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो आप बताएं कि पिंपल्स, कील मुहासे क्या होते हैं? बेसिकली देखिए, हमारे जो स्किन होती है फेस की, उस पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स। तो जब हमारे एक एज आती है 12 टू 15 ईयर्स के बीच, 12 से 18 के बीच आप मान लीजिए, उस टाइम क्या होता है, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स की सर्ज होती है हमारे, चाहे मेल हो या फीमेल्स हो, दोनों में हार्मोन्स इंक्रीज़ होने के कारण वो जो ऑयल ग्लैंड सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। तो वो एक्सेस ऑयल क्या होता है, वो बॉडी निकाल नहीं पाती, तो जहाँ वो ब्लॉक हो गया बेसिकली, तो वहाँ पे कील बन जाएगी। अगर वो कील लंबे टाइम रहती है तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो फोड़ा टाइप बन जाता है, जिसको हम पिंपल्स बोलते हैं। तो बेसिकली जो प्राइमरी कारण है उसका ये है कि वहाँ पे ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन होना, ठीक है? और उसके बाद वो प्रोसेस चलता रहता है, उसमें फोड़ा भी बन सकता है, पस भी पड़ जाती है। तो ये मेन कारण हार्मोनल है, साथ में क्लीनलीनेस और कैसे रखते हैं उस पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। अब ये कह सकते हैं हार्मोन्स प्लस ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन, और जो बाकी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, डाइटरी हैबिट्स, उन सब का मिला-जुला रूप होता है पिंपल्स। ठीक है। पिंपल्स या कील मुहासे, जिन्हें भी हम आम भाषा में जिस पर भी बात करें, तो लोगों में अक्सर इनके बारे में कई सारी भ्रांतियां या गलत फहमियां पाई जाती है। हुँ। उनके ऊपर अगर चर्चा करें। भ्रांतियाँ जैसे जो सबसे ज़्यादा होता है कि पेशेंट्स आते हैं या युवा जो होते हैं उनको फोड़ लेते हैं, कि फोड़ने से वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। फोड़ने से सबसे ज़्यादा क्या, उनके निशान रह जाते हैं, फिर उनको ठीक करना और भी मुश्किल होता है। सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है, इनको छेड़ोगे, फोड़ लो तो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वो कुछ तो टेंडेंसी होती है गंदा दिखता है तो हाथ लगाने की, तो वो एक सबसे बड़ा जो कॉमन प्रॉब्लम है ये। दूसरा, लोगों के अंदर ये भ्रांति होती है कि हमारा पेट गड़बड़ है उसके कारण। पेट गड़बड़ से एज़ सच पिंपल्स का कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ, अगर आपका खान-पान सही नहीं है, तो उससे पेट गड़बड़ और पिंपल्स की दोनों चीज़ें साथ में हो सकती है। तो ये 2 भ्रांतियाँ कॉमनली देखी जाती है कि लोगों को जो रहता है।
भ्रांतियों से आगे बढ़कर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे तो जानना चाहेंगे कि मुहासों को मैनेज करने के लिए आप लोगों को किस तरह के स्किन केयर रूटीन की सलाह देते हैं? देखिए मुहासों का जैसे मैंने आपको बताया मेन रीज़न जो ऑयल सिक्रीशन है वो स्किन का ज़्यादा है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो ये है कि हमें फेस की जो क्लीनिंग है वो रेगुलर करनी है। तो एक जो भी फेस वॉश है जो उनकी स्किन टाइप के हिसाब से ऑयली स्किन के हिसाब से वो रेगुलर दिन में 2 से 3 बार सुबह उठते ही, दोपहर में 1 बार, शाम को। गर्मियों में जैसे इस मौसम में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो 3 बार करें तो कोई नुकसान नहीं है। तो उससे क्या होता है कि वो आपका जो फेस पे ऑयल आया है वो क्लीन होता जाता है। तो वो क्लीन रहेगा तो आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक नहीं होंगे, या कोई कीटाणु वगैरह बन रहे हैं, डस्ट वगैरह आ रही है जो उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे बड़ा पार्ट ये है जो रूटीन केयर में, कि आप रूटीन फेस वॉश वगैरह यूज़ कीजिए। दूसरा स्किन केयर में ये, आप एक्सेसिव कॉस्मेटिक यूज़ मत कीजिए, ऑयली प्रोडक्ट्स मत यूज़ कीजिए अननेसेसरी, कि ये भी लगा लो, वो भी लगा लो। आजकल ऑनलाइन इतनी मार्केटिंग हो गई है, ये सीरम लगा लिया वो। किसी को पिंपल्स है तो उसकी स्किन को हर कोई चीज़ सूट नहीं करेगी, चाहे मेकअप का सामान हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। तो वो अननेसेसरी ज़्यादा चीज़ें मत यूज़ कीजिए, उससे आपका पिंपल्स ठीक तो होंगे नहीं, प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सर मुहासों के मामले में एक युवा को या एक व्यक्ति को कब ये तय करना चाहिए कि उसे अब एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है? अगर बहुत कम मात्रा में है, दिन जैसे कोई पूरे चेहरे पे 2-4 कील मुहासे, तो ठीक है, वो फेस वॉश और रेगुलर स्किन केयर से भी यूजुअली ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर उनको बार-बार फोड़ने की टेंडेंसी हो रही है, या बहुत एक्सेस बड़े-बड़े फोड़े हो रहे हैं, उनके निशान रह रहे हैं, तो उस केस में ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि पिंपल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो 3-4 साल तो रहते ही हैं। साथ में अगर वो ज़्यादा बड़े रहें, ज़्यादा संख्या में हो, तो उनके गड्ढे या निशान परमानेंट रह जाते हैं। फिर उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं होता। फिर आपको दूसरे लेज़र थेरेपीज़ वगैरह के लिए जाना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप उस स्टेज पे जाएँ और कोई इन्वेसिव प्रोसीजर कराएँ। अगर अर्ली स्टेज में अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, स्किन आपकी जैसे थी बिल्कुल साल भर के ट्रीटमेंट के अंदर पहले जैसी हम अचीव कर सकते हैं। कील मुहासों से अगर आगे बढ़े तो हम डॉक्टर साहब से एक नई समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जो आजकल फिर युवाओं या किशोरों में आ रही है स्किन के मामले में, वो है बालों का झड़ना। हुँ, हुँ। तो युवा अवस्था में या किशोरावस्था में लोगों को जो ये बालों के झड़ने वाली प्रॉब्लम हो रही है, हुँ, हुँ। इसके क्या मुख्य कारण है? देखिए, बाल झड़ना एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हमारे जो भी बाल हैं उनकी एक साइकिल होती है। उनकी ग्रोइंग साइकिल होती है और एक झड़ने वाला स्टेज होता है। तो एट अ टाइम ऑफ कोई भी, मान लो हमारे 100 बाल हैं, तो 85% बाल हमारे सिर के ग्रोइंग स्टेज में होते हैं और 15% बाल झड़ने वाली स्टेज में। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंटली जा रहा है, ठीक है? वो वापस ग्रो करेगा, एक साइकिल है वो उसकी। तो और कई बार जो झड़ने वाले बाल होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, 15 से 30-40% तक भी पहुँच जाती है। तो वो भी एक पार्ट ऑफ साइकिल है। उसके कई कारण रहते हैं, जैसे खान-पान में गड़बड़, स्ट्रेस रहना, कोई बीमारी हो जाना। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो बॉडी सेल्फ हीलिंग करती है। तो अगर बहुत एक्सेस हेयर फॉल है, जब आपको लग रहा है कि आपके बाल पतले हो रहे हैं या थिनिंग हो रही है, या पर्टिकुलर एरिया से जा ही रहे हैं, जो वापस नहीं आ रहे हैं 3-4 महीने में, तो ऐसे केसेस में हम एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह को बेटर रहता है, ताकि हम एग्ज़ैक्ट कारण आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि वास्तव में वो नॉर्मल प्रोसेस है या उसके अंदर कुछ डेफ़िशिएंसी है। तो 50 से 100 के बाद जो बीच में बाल नॉर्मल हैं, वो इतने झड़ते हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लग रहा है आपका हेयर फॉल सडनली बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस टाइम आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें। स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएँगे तो वो बेटर उस चीज़ को बता पाएँगे कि उसमें क्या कमी है या क्या ट्रीटमेंट हमें लेना है। बिल्कुल सर, बालों के झड़ने पे अगर हम डॉक्टर साहब से बात करें तो आजकल लाइफ़स्टाइल चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहा है युवाओं में हुँ, हुँ। विशेषकर, या डिप्रेशन, हुँ, तनाव, है ना, एंग्ज़ायटी, ये सब हुँ। भी बढ़ रहे हैं। तो क्या लाइफ़स्टाइल में बदलाव या डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी बालों के झड़ने में कारक हैं? हाँ, डेफ़िनेटली देखो, लाइफ़स्टाइल में जो सबसे ज़्यादा हमारे वो दिक्कत है, एक तो खान-पान। तो जो आजकल वेस्टर्न फूड है उसमें जो कंसंट्रेटेड शुगर्स ज़्यादा होती है, जिसमें जैसे मैदे वाली चीज़ें हैं या शुगर है, तो ये, या फ्राइड हैं, तो ये सब चीज़ों में न्यूट्रिशन तो कम होता है। और बालों को 3 चीज़ें चाहिए: प्रोटीन, आयरन और मल्टीविटामिन्स। प्रोटीन जैसे चना है, राजमा, दाल, इनमें ज़्यादा होता है, या मल्टीविटामिन्स है वो हमारे फ्रूट्स में होते हैं, ठीक है? और आयरन या हरी सब्जियों में। तो ये सब चीज़ों का अगर प्रॉपर इंटेक है, तो हम एटलीस्ट न्यूट्रिशन वाले पार्ट को कवर कर सकते हैं, जो लाइफ़स्टाइल का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है?
और हमें ऐसी चीज़ें जो हेल्दी नहीं हैं उनका इंटेक कम से कम करना है। उनकी फ्रीक्वेंसी आप हफ्ता 10 दिन में एक बार करें, रूटीन में उनको डाइट से हटाएँ। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और स्ट्रेस क्या होता है, बेसिकली हमारे स्ट्रेस जो होता है बॉडी में फ्री रेडिकल्स को जनरेट करता है। तो वो कहीं न कहीं बॉडी को ओवरऑल डैमेज करता है, तो उससे हेयर फॉल भी डेफ़िनेटली होता ही है, क्योंकि स्ट्रेस से नींद कम रहेगी। नींद में हमें बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीशन होते हैं जो हेयर्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो वो अगर सारी चीज़ें मिला-जुला के मल्टीपल फैक्टर्स होके वो पूरा उसका इफ़ेक्ट आता है। तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक हेयर केयर प्रोडक्ट या ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो बालों को झड़ने में कम करने में मदद कर सकता है? देखिए, ट्रीटमेंट ऐसा जो ये आता है कि ये चीज़ लगा लो, वो चीज़ लगा लो, देखो साइंटिफिकली प्रूवन तो उनके पास डेटा है या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि आप ये प्रोडक्ट लगा लोगे और उससे 15 दिन में ये रिकवर हो जाएगा, वो प्रैक्टिकली हो नहीं सकता। क्योंकि बालों की जो साइकिल होती है वो 4 टू 6 वीक होती है। आपका बाल अगर कोई झड़ने वाली स्टेज में आ गया, उसकी जड़ वीक हो गई है, तो वो आप कुछ भी ट्रीटमेंट लोगे 4 से 6 हफ्ते पहले उसका रिज़ल्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो नया हेयर आएगा, जो रूट से वापस ग्रो करेगा, वही स्ट्रेंथ होगा। हमारा जो बाल एक बार अलग हो गया रूट से, वो तो झड़ेगा ही, लेकिन हम नेक्स्ट साइकिल में उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे ये केयर लगा लो, ये केयर लगा लो, उनसे प्रैक्टिकली ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ, प्रोटीन शैम्पूज़ वगैरह यूज़ करो, उससे क्लीनिंग रहेगी, थोड़ा उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लगाने से हो जाएगा, वो तो फिर प्रॉपर आपको उस बीमारी के हिसाब से या हेयर फॉल के कारण को ही ट्रीट करना पड़ेगा। हाँ, डाइट वाली चीज़ें जो मैंने बताई है, वो डेफ़िनेटली काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आप और कुछ नहीं करें तो जो डाइट के प्रोडक्ट्स जो मैंने बताए हैं, अगर उनको आप शामिल करेंगे तो उससे आपको विदिन 4 टू 6 वीक कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बहुत बढ़िया बताया सर आपने। तो हमने कील मुहासों पर बात करी, बालों के झड़ने पर बात करी। एक और जो समस्या युवावस्था में आती है और ज़्यादातर वो युवतियों में देखी जाती है, लड़कियों में देखी जाती है कि युवावस्था के दौरान लड़कियों के चेहरे पर हेयर ग्रो ज़्यादा होता है, बाल ज़्यादा बढ़ते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए एक्चुअली हेयर ग्रोथ तो लेडीज़ में थोड़ी बहुत सब में हो सकती है। हम उसी चीज़ को ज़्यादा मानते हैं जब बाल या तो बहुत ज़्यादा मोटे हों और दिखने में इतने ज़्यादा लगते हैं कि पूरा ही है, या बहुत ज़्यादा एरिया में हो, चिन पे या लिप्स के ऊपर थोड़ी बहुत हेयर ग्रोथ लेडीज़ में हो सकती है। लेकिन अगर वो बहुत फाइन हेयर्स हैं और इतने विजिबल नहीं है, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। वो वहाँ पे रूट्स हैं और वही हार्मोनल चेंजेस के कारण थोड़ी बहुत ग्रोथ आ सकती है, ठीक है? लेकिन हम उस ग्रोथ को एक्सेस तब मानते हैं जब वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दूर से ही ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुस्टैच टाइप, मूंछ टाइप या दाढ़ी टाइप आ रही है, या गर्दन पे आपका ज़्यादा एरिया है, साइड्स में बहुत घने काले बाल हैं। तो उस केस में हम उसको हिर्सुटिज़्म बोलते हैं, जो टर्म होता है। हिर्सुटिज़्म की स्टेजेस भी होती है। तो जब एडवांस स्टेज होएगी हिर्सुटिज़्म की, तब आपको बहुत ज़्यादा बाल दूर से और थिक बाल होंगे, बाल मोटे जो मेल्स में, आदमियों में आते हैं दाढ़ी में, उस टाइप के मोटे बाल, काले बाल, तो वो हम एक उसमें मानते हैं कि कुछ अंडरलाइंग कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं है, वो रूल आउट करना उसमें ज़रूरी होता है। साथ में अगर कोई बार-बार पीरियड्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स डिले हो रहे हैं 2-2 3-3 महीने, और साथ में हेयर ग्रोथ भी है, वेट गेन भी हो रहा है, ये सब चीज़ें अगर हैं, तो ऐसे केसेज़ में पेशेंट का इवैल्यूएशन ज़रूरी है कि क्या कॉज़ है। पीसीओएस या पीसीओडी नामक जो बीमारी महिलाओं में या युवतियों में होती है, उसकी वजह से जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, क्या ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है? हाँ, ये महत्वपूर्ण घटक है, वही मैंने बताया ना, पीसीओडी और पीसीओएस एक स्पेक्ट्रम है। पीसीओएस थोड़ा सीवियर फॉर्म हो जाता है, पीसीओडी थोड़ा उसका माइल्ड फॉर्म है। दोनों में ही क्या होता है कि जो फीमेल्स में बेसिकली ओवरीज़ होती है, जो अंडाशय होते हैं जिससे ओवम बनता है, तो वो उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। उसके कारण जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो गड़बड़ जाता है। तो क्या होता है, जो हार्मोन्स है, जब वो फीमेल वाले हार्मोन्स कम हो जाएँगे, तो उसके कारण मेल हार्मोन्स फीमेल्स में प्रोमिनेंट हो जाते हैं। होते दोनों में हैं, मेल्स में, जेंट्स में, फीमेल्स में, मेल हार्मोन्स दोनों में होते हैं। मेल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में बहुत कम क्वांटिटी होती है। तो ऐसे केसेज़ में पीसीओडी में क्या होता है, जब वो हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है, तो जो हमारे बाल होते हैं फेस के, वो उन हार्मोन्स के कारण ग्रो ज़्यादा करने लग जाते हैं, जस्ट लाइक मेल्स। तो उस ऐसे केसेस में फिर हमें पूरा इवैल्यूएशन करना है कि भई पीसीओडी है या पीसीओएस है, और उसमें साथ में कई चीज़ें होती है, वज़न बढ़ जाता है अचानक से, ठीक है, चिड़चिड़ापन, ठीक है, पिंपल्स हो जाना, ये सब उन हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण है। तो ऐसे केसेस में
हार्मोन रिलेटेड जांचें, सोनोग्राफी वगैरह से हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि पीसीओडी है या पीसीओएस है, कितनी सीवियरिटी है। अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो इसका मतलब सीवियरिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा और, तो ऐसे केसेस में प्राइमरी ट्रीटमेंट वही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज, खान-पान, अगर उससे आपके पीरियड्स और बाकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर हमें एक डॉक्टर को कंसल्ट करके उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन कराना चाहिए। बिल्कुल। उसके साथ ही ये जानना चाहेंगे कि युवतियों में जो चेहरे पर अनचाहे बालों की समस्या है, उससे निपटने का सुरक्षित और प्रभावी तरीका क्या है? जो अनचाहे बाल हैं आजकल, तो जो अगर पेशेंट के हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हमें इवैल्यूएशन, ब्लड जाँचें करानी ज़रूरी है, हार्मोन लेवल देखने हैं। अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसके लिए तो मेडिसिन हमें देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम इंटरनल कॉज़ नहीं ठीक करेंगे, एक्सटर्नल थेरेपी से कुछ होगा नहीं। और आजकल जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है हेयर रिमूवल के लिए, वो लेज़र थेरेपी है, जो बहुत ही कॉमन हो गया है। उसमें बेसिकली लेज़र एक तरह की एक रेज़ होती है, लाइट रेज़, जो स्किन के अंदर डीप में जाके हेयर के स्पेसिफिक रूट्स को ही जलाती है। लेज़र बहुत तरीके की आती है, हेयर्स को हटाने की लेज़र अलग होती है, तो वो हेयर की डेंसिटी के हिसाब से उसकी खाली रूट्स को टारगेट करती है। लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि लेज़र से स्किन खराब हो जाएगी, स्किन कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बहुत प्रूवन थेरेपी 40 साल से चल रही है, और इसमें बहुत स्टडीज़ है। तो वो बेसिकली जाके खाली रूट्स को ही टारगेट करती है, वो बाकी स्किन को डैमेज नहीं करती। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप जब काफ़ी टाइम 7, 8, 10 बार लेज़र करा लेते हैं, तो एक लेवल ऑफ जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाएगी और थिन हो जाएगी। और साथ में जो आपके इंटरनल रीज़न है बेसिकली, चाहे वो पीसीओडी हो या कोई और कारण हो, उसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो भी ऐड किया जाता है। बिल्कुल। तो ये कब तय किया जाना चाहिए कि हेयर ग्रोथ के मामले में एक चिकित्सकीय सलाह बनती है? अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे गर्दन पे बाल हैं, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा विज़िबल हैं दूर से ही, चिन एरिया में है या अपर लिप पे है। अपर लिप पे हल्की ग्रोथ तो देखो नॉर्मल होती है, चिन वाले पे भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक है और बढ़ रही है ग्रोथ, कि एरिया स्प्रेड हो रहा है, पहले कम एरिया में थी अब ज़्यादा एरिया में हो गई है। तो ऐसे केसेस में एक डॉक्टर से प्रोफ़ेशनल सलाह लेना बेटर रहता है। वो जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको सलाह दे देंगे। बिल्कुल। साथ ही ये जानना चाहेंगे कि युवावस्था के दौरान या किशोरावस्था के दौरान ओवरऑल स्किन हेल्थ को बनाए रखने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? तो देखिए, युवावस्था में जो प्राइमरी चीज़ है वो तो डाइट ही आप मानिए, ठीक है? क्योंकि स्किन इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ अ होल बॉडी, हम ये मानते हैं। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो इसका मतलब आप ओवरऑल आपकी हेल्थ ठीक है। तो न्यूट्रिशन में जैसे मैंने चीज़ें बताई, जो भी हाइली कंसंट्रेटेड शुगर्स है या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं, डीप फ्राइड वाली चीज़ें, हाइली ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब जैसे मैदा है, वो भी एक तरह का कंसंट्रेटेड है, क्योंकि वो थोड़ा फाइन होता है। तो ये इससे बनी हुई चीज़ें, शुगर्स हैं, कोल्ड ड्रिंक, शेक्स, चिप्स, तो इन सब में क्या है, कंसंट्रेटेड शुगर्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ये हमारी स्किन रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है। और इसके अलावा जो ये अपने जो चीज़ें ज़्यादा लेनी है, उसमें फाइबर, सैलेड्स वगैरह ज़्यादा, सब तरह के फ्रूट्स से मिक्स हों। एक पर्टिकुलर फ्रूट ही नहीं खाना कि मैं तो यही खाऊँगा। हरी सब्जियाँ ज़्यादा लें, और जो हेयर्स और के लिए प्रोटीन वाला पार्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रोटीन जैसे अपने वेज सोर्स में है, उसमें पनीर है, चना है, राजमा है, दाल है, स्प्राउट्स हैं, ठीक है? और नॉन-वेज में अगर कोई लेते हैं तो एग है या मीट वगैरह है, लेकिन वो कम तेल, कम घी का हो, एक्स नहीं तो उससे फिर वेट गेन वाली समस्या रहेगी। अगर रेगुलर एक्सरसाइज़ करें तो और भी बेटर रहेगा। तो ये एक नॉर्मल जो युवा कर सकते हैं। बाकी अपना रूटीन केयर वगैरह करें, आप स्किन को क्लीन वगैरह करें, मौसम के हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, अगर आपका ज़्यादा आउटडोर वर्क है तो एक अच्छी एसपीएफ की, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन। ऑयली स्किन है तो आजकल ऑयल फ्री सनस्क्रीन आती है जो ऑयली स्किन के लिए बनी हुई है। ड्राई स्किन है तो उसके हिसाब से, फेस वॉश आपकी स्किन के हिसाब से कौन-सा आपको सूट करता है वो आप यूज़ करें। शैम्पूज़ वगैरह माइल्ड शैम्पू, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। वो क्लीनिंग वगैरह जितना करेंगे उतना ही क्या है, एनवायरमेंटल जो डैमेज है उसको आप कम कर सकते हैं। और ज़्यादा ड्राईनेस रहती है तो आप मॉइस्चराइज़र वगैरह, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आजकल रेंज ऑफ मॉइस्चराइज़र है कि भई ऑयली स्किन है तो उसके हिसाब से माइल्ड मॉइस्चराइज़र है, ड्राई स्किन है तो आगे जानना चाहूँगा सर कि
मुहासों की जो प्रॉब्लम है या बालों के झड़ने की प्रॉब्लम है, चेहरे पे हेयर ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है, इन सब के उपचार के लिए स्किन साइज में न्यू एडवांसमेंट्स क्या है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, जो कील मुहासों में तो आजकल काफ़ी मेडिसिन्स आ गई हैं, जो मेडिसिन्स ऑयल सिक्रीशन को अंदर से ही कम करती है। दूसरा, आजकल उसके अंदर हम लोग कुछ प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे केमिकल पील, कार्बन पील। वो बेसिकली आपके ऑयल ग्लैंड्स में जाके ऑयल ग्लैंड्स को साइज़ में श्रिंक करते हैं, या उनको जो ब्लॉक्ड ऑयल ग्लैंड्स हैं उनको थोड़ा ओपन कर देते हैं। तो ये जो कील मौसम में तो ये नई चीज़ें हैं जो अभी होने लगी है। हेयर फॉल में 2-3 थेरेपीज़ आ गई है, जैसे जिसमें हम एक जीएफसी थेरेपी करते हैं, एक पीआरपी थेरेपी करते हैं। इसमें बेसिकली हम आपका ब्लड लेके उसको प्रोसेस करके जड़ों के पास इंजेक्ट करते हैं। तो हमारे ब्लड में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करती है। तो वो ये ट्रीटमेंट सेफ़ है, क्योंकि ये इसमें कुछ केमिकल्स नहीं होते। पीआरपी थेरेपी और जीएफसी थेरेपी वो आपकी बॉडी का ही ब्लड, आपका ही ब्लड है, उसी के अंदर जो काम की चीज़ है वो सेपरेट करके हम स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट या माइक्रो नीडलिंग से कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली ट्रीटमेंट पिंपल्स में लेज़र और केमिकल पील का, और हेयर लॉस में ये पीआरपी और जीएफसी थेरेपी का, ये लेटेस्ट अभी ट्रेंड में जिसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं। साथ में जो भी मेडिसिन्स है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन अ, दे सकते हैं। ठीक है, न्यू एडवांसमेंट से आगे बढ़ूँ अगर मैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो समस्याओं पे हमने चर्चा की है युवाओं की ये जो तीनों हुँ, हुँ। समस्या हैं, इसके लिए अगर कोई स्किन केयर एक्सपर्ट के पास या कोई एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए व्यक्ति दिखाने के लिए, तो उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट से? देखिए, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँगे तो देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी एक लिमिटेड ही वो है सोर्स। ऐसा नहीं है कि वो आपकी स्किन को कहाँ से क्या बना देगा, वो प्रैक्टिकली देखो होने वाला नहीं है, ठीक है? डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी जो एक्जिस्टिंग कंडीशन है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ तो एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है वो बताएँ, और डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपको बता देंगे कि हम इतने लेवल तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे कोई पेशेंट आया 30s में, 40s में, जिसके बाल काफ़ी हद तक जा चुके हैं, रूट्स ही नहीं है, तो प्रैक्टिकली मेडिसिन से उसमें बाल आने की संभावना ना के बराबर हो। ऐसे केसेस में हमें हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए ही जाना पड़ता है, ठीक है? तो ये एक लिमिटेशन है। वही आप सोचो कि आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास आ गए हैं, तो वो जब रूट्स ही नहीं है तो वो बाल मेडिसिन से नहीं आ सकते। तो ऐसे ही अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो विदाउट कोई लेज़र थेरेपी से या उससे नहीं हो सकेगी, तो वो नहीं हो सकेगी। और इनमें भी क्योंकि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, या बेसिकली एक इनमें क्या आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हो, ठीक है? डेफ़िनेटली आपको एक लेवल तक इम्प्रूवमेंट दिखता है, कोई भी आप ट्रीटमेंट लेंगे, पहले से कंडीशन बेटर होएगी। लेकिन आप ये सोचो कि मैं ऐसे आया था और मैं ऐसे हो जाऊँ, वो उस पर्टिकुलर लेवल तक जाएगा या नहीं जाएगा, वो बहुत वेरिएबल होता है, पेशेंट की बॉडी टू बॉडी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है? भई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लेज़र हमने हेयर रिमूवल कराया तो हमारे 100% बाल चले जाएँगे। आजकल हम वैसे भी लेज़र हेयर रिडक्शन ही बोलते हैं, जो अनचाहे बालों का ट्रीटमेंट है, रिमूवल भी नहीं रिडक्शन। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपने काफ़ी सेशंस ले लिए हैं, 70% ही हेयर्स गए हैं, कुछ परसेंट हेयर्स रह गए हैं, तो वो एक लिमिटेशन है। तो ये हर एक की बॉडी का रिस्पॉन्स अलग-अलग रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक लेवल तक तो डेफ़िनेटली उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट आपको डेफ़िनेटली दिखेगा, वो परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट कम-ज़्यादा हो सकता है। आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़े अगर इस एपिसोड के, तो सवाल ये निकल के आता है कि ऑनलाइन बहुत सारी सूचनाएँ उपलब्ध हैं, हम बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं जो होममेड वीडियोज़ होते हैं, महिलाएँ बनाती हैं या कुछ तथाकथित एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, डॉक्टर नहीं होते हैं, वो बहुत सारे तौर-तरीके बताते हैं स्किन केयर के लिए या बालों की केयर करने के लिए, तो वहाँ सही और गलत का चुनाव कैसे किया जाए? देखिए, आप कोई डर्मेटोलॉजिस्ट अपने पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन डेफ़िनेटली सही होगी ऐसा नहीं है। वो तो जो बोल रहे हैं वो साइंटिफिक बेसिस पे बोल रहे हैं। हाँ, अब कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि मैंने ये सीरम यूज़ किया, मेरे उससे स्किन अच्छी हो गई। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, हो सकता है उन्होंने वो यूज़ किया हो, ठीक है? अब इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है वो अपन कह नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि क्या वो साथ में कुछ और भी चीज़ यूज़ करते हैं? क्या उनका रूटीन केयर है? क्या उनकी डाइट है? क्या उनका लाइफ़स्टाइल है? क्योंकि कोई इन्फ्लुएंसर है, क्या उसकी जेनेटिकली स्किन ऑलरेडी अच्छी है? ठीक है? क्योंकि स्किन में आपकी जेनेटिक्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है, स्किन एंड हेयर्स में।
आपकी अगर जीन्स अच्छी है, आपकी पीढ़ियों में पुराने में स्किन और हेयर्स अच्छे हैं, तो आपके भी डेफ़िनेटली उस लेवल, और अगर उनके अच्छे नहीं है तो आपके भी एक लेवल से अच्छे नहीं आएँगे। हम उनको उसको इम्प्रूव कर सकते हैं डेफ़िनेटली ट्रीटमेंट और से। तो इन्फ्लुएंसर ठीक है, वो जो भी बताते हैं ये सीरम यूज़ कर लीजिए, लेकिन क्या आपकी लाइफ़स्टाइल और आपकी स्किन पे वो चीज़ सूट करेगी, वो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेज़ आते हैं कि हमने ये सीरम यूज़ कर लिया, हमने वो सीरम, जबकि उनको पहली बात तो उस एज में रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है? 17-18 साल की एज में आप एंटी एजिंग सीरम यूज़ करोगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आपने ये चीज़ यूज़ कर लिया, ठीक है, ये यूज़ कर लिया, पता पड़ा वो आपको सूट नहीं किया। कई बार कुछ ऐसे सीरम्स होते हैं, जैसे किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम है, उनकी स्किन पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हर कोई चीज़ वैसे भी सूट नहीं करती, ठीक है? फिर आप कुछ सीरम या कुछ लगा लो, फिर वो आपको, हो सकता है वो आपकी डिज़ीज़ को बढ़ा दे। तो एक ठीक है, कोई फेस वॉश वगैरह है या कोई सनस्क्रीन है, वो एक आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो, वो कोई दावा होता है कि ये इससे ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ये चीज़ क्योर हो जाएगी, वो मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्योंकि देखो स्किन में इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आपकी जो चीज़ चल रही है, आपको उसका रूटीन केयर तो करना ही पड़ेगा। तो स्किन भी चेंज होती है एक टाइम के बाद, 2 से 3 हफ्ते बाद उसमें भी चेंजेस वापस, तो वो चीज़ आपको रूटीन केयर जारी ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो वापस कभी भी आ सकती है। तो ये वाली बात है, और आपकी स्किन टाइप को क्या सूट करेगा, ज़रूरी नहीं है जो किसी इन्फ्लुएंसर ने बताया है या कुछ ऑनलाइन आपने देखा है, वो ज़रूरी नहीं है आपकी स्किन को सूट करे ही करे। कि आते हैं हमारे पास बहुत केसेज़ आते हैं, हमने ये यूज़ किया, हमारी स्किन में दाने हो गए, हमारी स्किन में खुजली स्टार्ट हो गई, पिंपल्स हो गए, स्किन डार्क हो गई। तो वो हर एक की स्किन टाइप अलग-अलग स्किन टाइप है, तो वो आप, हाँ ठीक है, आप कोई फेस वॉश, शैम्पू वगैरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन पे 30 सेकंड 1 मिनट रहेगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एटलीस्ट डैमेज होने के चांसेस तो कम रहेंगे। तो ये वाली। अक्सर ये माना जाता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना या डर्मेटोलॉजी की थेरेपी लेना वो महँगा सौदा रहता है, स्पेशली स्किन केयर में। तो इसके लिए आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे, कि जो कॉस्मेटिक जो भी ट्रीटमेंट है वो महँगा होता है। एक पर्टिकुलर रेंज से ही स्टार्ट होता है, उससे कम में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यही आप नॉर्मल एलर्जीज़ की बात करें तो वो फिर भी हम उसमें ट्रीटमेंट ऊपर-नीचे कर सकते हैं भई कम। लेकिन कॉस्मेटिक कोई भी अगर आप अच्छी कंपनी का या आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो देखिए वो, आपकी बात सही है कि वो तो महँगा होता ही है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप मार्केट से कुछ ले रहे हैं, तो उस पे भी आप स्पेंड कर ही रहे हैं, ठीक है? भई आप कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, आप कोई सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक स्पेंड तो हो ही रहा है। उसके उसके बजाय आप एक अपनी स्किन के टाइप के हिसाब से 1 बार 2 बार डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके आप अपना एक सेट कर लें शेड्यूल, कि हाँ भई ये मेरे चीज़ सेट हो गई है। फिर उसको आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हाई एंड प्रोडक्ट्स भी आते हैं। भई 5 स्टार से लेके 3 स्टार वाली बात ही है। तो ऐसा नहीं है कि, तो ठीक-ठाक प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत, वो तो पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट जो चाहता है उसके हिसाब से मॉडिफ़ाई हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ यूज़ कर ही रहे हैं डेली रूटीन में, तो बेटर है कि आप किसी को, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके करें, तो एट लीस्ट आपको उसका रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा, इसके बजाय कि आप अपने हिसाब से या ऑनलाइन देख के वो यूज़ करें। पैसा तो लग ही रहा है, वो दिख नहीं रहा है, और ये थोड़ा विज़िबल हो जाता है। और आपका जब एक बार शेड्यूल सेट हो गया, तो चलो ठीक है, आप बार-बार नहीं भी जा पाएँ तो एट लीस्ट आपकी रूटीन स्किन केयर तो चालू रहेगी ना, वो वाली बात। हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, किसी ने 6 महीने पहले दिखाया हुआ होता है, 6 महीने से वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी स्किन क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भई आपको बार-बार जाना ही जाना है। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है जिसमें लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अलग बात है, तो वो वाली बात। बिल्कुल। अंतिम सवाल की ओर बढ़ेंगे। स्किन केयर के मामले में या हेयर इश्यूज़ के मामले में आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्किन केयर का मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की जो पीढ़ी है, वो काफ़ी जागरूक है अपने स्किन और हेयर्स को लेके, बनस्पत आज से 20 साल पहले जो सिचुएशंस थी। तो ये एक वैसे अच्छी बात है कि लोग अपने ऊपर अब ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं। शायद आज से 15-20 साल पहले लोग ध्यान नहीं देते थे। तो आप स्किन का, हेयर का ज़रूर ध्यान रखें।
लेकिन अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिए कि मेरे पता नहीं क्या हो गया। अगर ज़्यादा आपको किसी चीज़ की घबराहट है, तो एटलीस्ट ऑनलाइन कोई चीज़ पढ़ के ये है कि मेरे तो ये हो गया है, मेरे तो वो हो गया है। 4 जगह ऑनलाइन पढ़ने से बेटर है आप एक स्किन स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएँ। उससे आपकी जो भी कंसर्न्स है वो उसको बताएँ, वो आपके सारे कंसर्न्स को सुनेंगे और उनका ट्रीटमेंट बताएँगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको समझाएँगे कि वास्तव में इस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि एक्ने एक पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल है। आप ये मान लीजिए जैसे झुर्रियाँ पड़ना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एक एज के बाद, वैसे ही एक्ने भी एक पार्ट ऑफ लाइफ ही है, ठीक है? एक साइन है कि अब आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके घबराना नहीं है, ठीक है? अब तो ट्रीटमेंट इतना आ गया है कि ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भई वो ठीक है? तो ये ज़्यादा उस चीज़ के बारे में स्ट्रेस लेना, ऑनलाइन बार-बार देखना, ये पढ़ लिया, वो लगा लिया, ये कर लिया, वैसे कर लिया और फिर उसपे एक तो आप अपना टाइम भी खर्च करते हैं। मनी तो चलो खर्च होती ही होती है, टाइम भी आपका वेस्ट होता है, फिर रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो इससे बेटर है एक आध बार आप जाके किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को बता दें, भई ये प्रॉब्लम्स है, इसका क्या हो सकता है? और एक प्रॉपर साइंटिफिक ओपिनियन लीजिए, हाँ जी, भई इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है? तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपके जो भी चीज़ें हैं उसको वो क्लियर कर देगा कि भई इसमें इतना ट्रीटमेंट है और ये चीज़ें हो पाएगी। तो बेस्ट ये है कि अगर आपको ज़्यादा उनसे दिक्कत लग रही है या आप ज़्यादा परेशान हैं, तो एक साइंटिफिक ओपिनियन ज़रूर लीजिए। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि साइंटिफिक ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। और हुँ, दूसरा जो मुझे आपका संदेश अच्छा लगा कि एक्ने आपके ज़िंदगी का एक पार्ट है, जैसे झुर्रियाँ आना हुँ, आपके बुढ़ापे की निशानी है, वैसे वहाँ से उगाना आपकी मैच्योरिटी की निशानी है। तो हुँ, ये जीवन में ये परिवर्तन आते रहेंगे, इससे पैनिक क्रिएट करने की या इससे तनाव में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक सक्षम त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाएँ और एक उनसे साइंटिफिक ओपिनियन लें। हुँ। डॉक्टर साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने युवाओं के लिए इतनी सार्थक चर्चा हमारे साथ की। और आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आपको डॉक्टर डायरीज़ के सारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि स्वास्थ्य संबंधी अच्छी चर्चाएँ हम आप तक ला रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जो अच्छी चर्चाएँ हैं, वो आप तक शीघ्रता से पहुँच सके। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इन्हें अपने जानकारों, रिश्तेदारों और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग एक सूचित निर्णय ले पाएँ और अपने स्वास्थ्य के मामले में जागरूक हो पाएँ। आगे डॉक्टर अग्रवाल की तरह और एक्सपर्ट्स के साथ हम और सारी चर्चाएँ लेकर आप तक अवश्य आएँगे, ये हमारा आपसे वादा है। तब तक मेरे और डॉक्टर अग्रवाल की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।